नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अन्ना फिर से अनशन करेंगे। 2 बार कर चुके हैं, तीसरी बार भी करेंगे, बशर्ते सरकार ने 22 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में विधेयक को पास नहीं किया तो। अगर नहीं हुआ तो शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यानी 22 दिसंबर से वो अनशन शुरू कर देंगे। अन्ना अभी भी मौन व्रत पर हैं, मगर खत लिखकर जो ऐलान किया है वो चुप्पी तोड़ने से ज्यादा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को खत लिखा है। अन्ना लिखते हैं कि आपकी पार्टी और सरकार के जिम्मेदार लोग उलट पुलट बातें करके संदेह निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है। मैंने फिर से निर्णय लिया है कि शीतकालीन सत्र में एक सशक्त जनलोकपाल विधेयक कानून नहीं बनता है तो आपके आश्वासन की खातिर मैंने मेरा अनशन आंदोलन स्थगित किया था। वो आंदोलन शीतकालीन अधिवेशन के आखिरी दिन शुरू करूंगा। साथ में हमारी टीम, ध्यान से सुनिएगा, लोक शिक्षा के लिए कई राज्यों में दौरे पर निकल जाएगी। 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में मैं भी कोई भी पक्ष और पार्टी का नाम न लेते हुए सदाचारी लोगों को वोट करो, भ्रष्ट, गुंडा, लुटारू लोगों को वोटिंग मत करो, इन बातों को जनता के सामने रखूंगा। मेरी विनती है कि दिए हुए आश्वासन के मुताबिक शीतकालीन अधिवेशन में जनलोकपाल एक कठोर कानून बनकर आए। अन्ना के इस खत में 2 अहम बातें हैं। तीसरी बार अनशन का ऐलान और किसी राजनीतिक दल के खिलाफ वोट न देने की लाइन से पीछे हटना। क्या टीम अन्ना के पास अनशन के अलावा कोई और अचूक हथियार नहीं है? अनशन के इस ऐलान को क्या अलग नजरिए से देखा जा सकता है? टीम अन्ना पर लगे तमाम आरोप, कुछ सदस्यों का किनारा करना, कोर कमेटी का एकजुट होने का ऐलान और फिर अन्ना का एक तरफा फैसला। क्या अन्ना ने इस बार आंदोलन की कमान अपने हाथ में ले ली है? क्या टकराव का दौर सरकार के साथ फिर से शुरू होने वाला है? सरकार क्या करेगी? क्या दिग्विजय सिंह के आक्रामक लाइन सरकार की लाइन बन जाएगी? बहुत से सवाल है, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या सरकार इस बार अन्ना के अल्टीमेटम को गंभीरता से लेगी या इस अनशन से पहले निपटने के लिए नया तरीका अपनाएगी? साथ में ये हमारा सवाल आपके स्क्रीन पर, और पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। शकील अहमद साहब हैं नई दिल्ली से, कांग्रेस प्रवक्ता। सीतारमन जी हैं स्टूडियो से, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। शाजिया इल्मी हैं, आप सदस्य हैं टीम अन्ना की, और चारों तरफ इस तमाम आरोपों का और खूबियों का आप बचाव और सामना कर रही हैं। विनीत नारायण हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। टीम अन्ना जो कर रही है उसके घोर और खुले आलोचक हैं, ओपन लेटर की तरह। पहला सवाल शाजिया आप ही से कि कोर कमेटी की बैठक हुई और उसमें यह कहा गया कि हम सब एकजुट हैं और अन्ना जो फैसला करेंगे वो करेंगे। रालेगन आप जाती हैं, वहां पर उनसे मुलाकात होती है आपकी टीम के लोगों को, तब तक अनशन की कोई बात नहीं होती, वो प्रेस रिलीज भी हमारे पास है। अचानक अन्ना हजारे ने ये ऐलान क्यों किया और क्या उन्होंने कोर कमेटी को विश्वास में लिए किया या एक तरफा ऐलान है? देखिए, हम सब मौजूद हैं इस वक्त और इस मौजू की चर्चा कर रहे हैं। और सेंटर स्टेज करप्शन का मुद्दा हुआ है अन्ना के अनशन की वजह ही। तो सबसे पहले हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस मुद्दे की जो हम लोग खुलकर बात कर रहे हैं वो इस तरह से, इस पैमाने पर इसकी चर्चा हो रही है। पहले क्यों करना पड़ा था अनशन, हम सब जानते हैं। किसी भी तरह से, किसी भी पार्टी से कोई भी रिस्पॉन्स लेने के लिए मेरे ख्याल से सबसे बेहतर तरीका ये अब तक साबित हुआ। हम जानते हैं कि जंतर मंतर के बाद नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद ड्राफ्ट सेशंस हुए, उसके बाद किस तरह का बिल आया जो बिल्कुल एक मजाक था और धोखा था। उसके बाद रामलीला का अनशन हुआ और हम जानते हैं कि 12 दिन लगे और कितना इंतजार करना पड़ा। खैर, किसी तरह से प्रधानमंत्री की चिट्ठी आई और एक रेजोल्यूशन हुआ। अब हम देखते हैं तब से अब तक हम देख रहे हैं लगातार आक्रमण पर आक्रमण हो रहा है। एक तरफ से प्रधानमंत्री गुड कॉप की तरह अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स की तरफ से रोज आना आक्रमण, रोज आना एक्यूजेशंस, आरोप और प्रत्यारोप लगातार चले आ रहे हैं। मतलब बिना किसी तथ्य के रोज आना किसी तरह से टीम अन्ना के हर एक सदस्य पर वार हो रहा है। तो अगर अन्ना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र होने वाला है और अगर आप इसको लेकर गंभीर या संजीदा नहीं है और मैं अनशन करूंगा, मेरे ख्याल से वो अपनी बात सामने रख रहे हैं। और वो आपने अन्ना के आंदोलन की खूबियां बताई, मगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये फैसला एक तरफा था या किसी कोर कमेटी में लिया गया। हम सब अन्ना के अनशन के बारे में जानते हैं। अन्ना को अब तक ये बेहतरीन तरीका लगाया, बल्कि उनके सरीके पर भी सवाल उठे हैं, लेकिन क्योंकि वो असरदार साबित हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात अन्ना कह रहे हैं। और अन्ना कह रहे हैं अगर ये बिल नहीं होता है तो अगर बिल आ जाता है तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अन्ना को। तो आप मेरे ख्याल से अगर ये बिल नहीं आता है, अगर
अगर संजीदगी नहीं दिखाई जाती है कि 3 और 4 नवंबर को स्टैंडिंग कमेटी आपको बुला रही है। आप 3 या 4 नवंबर को नतीजा दोनों देखें। 3 और 4 नवंबर को कमेटी आपको बुला रही है। स्टैंडिंग कमेटी जो है, जो विधेयक के मसौदे को तैयार कर रही है, लोगों के सुझाव ले रही है, उससे पहले ये अनशन का ऐलान सरकार कह रही है कि हम जब कह रहे हैं कि लाएंगे और लाने की प्रक्रिया में है, कोशिश में है। रवीश, हम सब जानते हैं सरकार कह रही है और उसके अलावा क्या कुछ हो रहा है। रोजाना किस तरह के हमले हो रहे हैं, किस तरह के कंफ्यूजन और उसके अलावा जो कुछ हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए है। ये अपना एक इंटेंशन दिखाने के लिए है कि अगर आप संजीदा नहीं हैं और अगर आप फिर से गुमराह करेंगे, भटकाएंगे या अटैक करेंगे और इसको लेकर संजीदगी नहीं दिखाएंगे या किसी तरह का ईगो मैच बना देंगे आप, तो आप ना बनाइए। हमारे पास और कोई तरीका नहीं होगा अनशन के अलावा, तो आप संजीदगी दिखाइए और ये मैं करूंगा। उसके बाद अगर नहीं होता है, ईगो मैच तो आप भी कर रही हैं ना एक तरफ से, अगर आप ऐलान कर रही हैं तो बिल्कुल नहीं। हमसे रोज दिग्विजय सिंह एजेंडा तय करते हैं, हम जवाब देते रहते हैं। रोज वो चारा फेंकते हैं, हमें जवाब देना पड़ता है। आप माइक लेके आ जाते हैं, कहते दिग्विजय सिंह ने कहा आप जवाब दीजिए। रोज ये तो स्टेटमेंट। शकील अहमद साहब, शाजिया को आपने सुना, आपकी पहल पर विश्वास नहीं। आपकी पार्टी के प्रमुख नेता दिग्विजय सिंह के जो बयान आ रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, जो साख को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो जन लोकपाल बिल के अलावा जो तमाम तरह के मुद्दे हैं वो सारे सामने थे, जिसकी वजह से रोकने के लिए, पूरी चर्चा और ध्यान को केंद्रित करने के लिए अन्ना ने अनशन का ऐलान किया है। और आप आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जल्दबाजी में, ऐसा क्यों? देखिए, सरकार कमिटेड है कि स्ट्रांग लोकपाल बिल आएगा। पार्लियामेंट का सेशन अनाउंस हो गया है, इसलिए बार बार दिन भर में तो उस बच्चे की तरह है कि दिन भर में कहे कि ये खिलौना दो नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा, ये खिलौना दे तो मैं रूठ जाऊंगा। बाद में कभी कभी गार्जियन नाराज होकर कहता है हम देंगे ही नहीं। लेकिन ये देश हित की बात है, सरकार कमिटेड है, इसलिए सरकार वो बिल लाएगी, उसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जहां तक ये है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो इससे बड़ी गलत बात और झूठी बात कोई नहीं हो सकती है। मैं आपको शुरू से गिनाता हूं। प्रशांत भूषण जी को देश के भावनाओं के खिलाफ बयान देने के लिए कांग्रेस या सरकार ने नहीं कहा था। किरण बेदी जी को कम पैसा खर्च करके ज्यादा पैसा चार्ज करने के लिए सरकार या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा था। केजरीवाल साहब को 9,27,000 या 9.5 लाख के हिसाब से पैसा देने के लिए और नहीं देने के लिए कांग्रेस या सरकार ने नहीं कहा था। आज ही निकला है नाम, 2 और पदाधिकारी हैं, अमिता शर्मा और अंबिका प्रसाद। उन दोनों को भी, एक को 9,15,000 रुपया, एक को 8,36,000 रुपया। वही IRS पदाधिकारी हैं जो केजरीवाल हैं, उनको भी देने के लिए नोटिस हुआ है। उन दोनों की चर्चा मीडिया नहीं करता है। केजरीवाल साहब की इसलिए चर्चा करता है कि वो टीम अन्ना के सदस्य हैं, या फिर सिसोदिया जी के और केजरीवाल जी के NGO के बारे में जो टीम अन्ना के घर के मेंबर केजरीवाल साहब के घर के सामने अन्ना टीम के सदस्यों ने ही नाराबाजी की और पैसा वापस करने की बात की, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। तो ये कांग्रेस पार्टी को अपने सब गलतियों को छुपाने के लिए सरकार और कांग्रेस पार्टी का बहाना बना लेते हैं। ये कहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगाया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो जैसे RTI से ये फायदा उठाते हैं, RTI से जवाब दे ले, मैं निर्मला से पूछना चाहता हूं, आप जवाब दे लें शाजिया। ये सारे के सारे इल्जामात तब लगाए गए, ये सारे लोग, बल्कि अरविंद केजरीवाल है और कहा जाता है, ये बात सब मानते भी है कि उन्हीं का ड्राफ्ट था जो एक्ट बना। ये सारे के सारे आरोप जो बहुत ही पुराने हैं, ये अब कैसे आए? और किरण बेदी के बिल्स की आप बात कर रहे हैं, 2006 से 2011 के बिल्स हैं, तो अब क्यों आ रहे हैं सामने, वो सोचने वाली बात है। अब क्यों ना आए? अगर वो जो लोग आए, जरूर आए और उसका जवाब भी दिया जाए और उसका हिसाब किताब भी किया जाए। लेकिन जन लोकपाल की बात क्यों ना की जाए? क्यों ही नहीं कांग्रेस बताती है कि जन लोकपाल सिटीजन चार्टर क्यों नहीं आए? हम क्यों बात करें किरण बेदी की बिलों की? किरण बेदी कुछ समझाएं उसे, आप केस कीजिए, फाइल कीजिए और वो रिपोर्ट करिए। लेकिन हम क्यों नहीं बात करें सिटीजन चार्टर की? हम क्यों नहीं CBI और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की बात करें, जिसके चलते पॉलिटिकल करप्शन इतना बढ़ गया है? हम तो उसकी बात करेंगे। Why should we bite the bait? शकील, हाँ शकील साहब, देखिए, ये बातें तो जो संसद की अस्थायी समिति है उसमें हो रही है कि क्या आवेगा, कौन अंदर नहीं आवेगा। ये लोग, रवीश आप ये कीजिए कि ये लोग राष्ट्रीय स्तर के लोग नहीं थे। ये पिछले 6 महीने में ये लोग राष्ट्रीय स्तर के लोग हुए हैं। किरण बेदी जी चूंकि पहली महिला IPS पदाधिकारी थी, इसलिए उनको देश जानता है, और बाकी लोग अभी फोकस में आए हैं। तो जैसे जैसे आपका रुतबा बढ़ता है, जैसे जैसे आप पब्लिक आई में आते हैं,
आपके बारे में मीडिया कहता है, आपके बारे में छानबीन होती है, तो ये 6 महीने से ये लोग पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूं, लेकिन कांग्रेस का खुद आप ये कह रहे हैं कि 125 साल पुरानी पार्टी है और ये 6 महीने से ये लोग कौन है, ये कह रहे हैं? ये 6 महीने शाजिया इल्मी जी को भी हम लोग इसी अन्ना टीम के बहाने जानते हैं, पहले नहीं जानते थे। बिल्कुल, मुझे पूरा हक है अपनी बात कहने का, और मेरी उतनी जमाना बदल गया, लोग पहले मैच में सेंचुरी मारकर कप्तान बन जाते हैं भारतीय टीम का। हाँ, वो सही है। तो अभी ये लोग आई हैं, तो जैसे जैसे फोकस में आएंगे तो घबराना नहीं चाहिए। अभी बहुत किस तरह की बात कह रहे हैं आप? आप सोचिए, आप अपना स्तर देखिए आपकी बातचीत का। शाजिया, मुझे एक बात कहनी है। नहीं, बिल्कुल मेरी अहमियत आपसे किसी भी तरह से कम नहीं है, और किसी भी आम नागरिक की अहमियत आपसे कम नहीं है। मैं आपको बता दूं और आपको याद दिला दूं, और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपका रवैया, आपकी सोच ये दिखाता है कि किस तरह का एलिटिज्म आपकी बात में है, और मुझे अफसोस है आपकी बात पर। मुझे अफसोस हो रहा है कि आम लोगों को बोलने नहीं देते। से हम लोग पहले से नहीं जानते थे, वो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको भी लोगों ने शकील, ये तो क्या हुआ? नहीं जानते थे, वो नहीं है, क्या हुआ? आपको टीम अन्ना के आने तो के बाद क्या हम ये समझें कि अभी भी बतौर राजनीतिक दल आपने टीम अन्ना के बारे में अपनी कोई राय नहीं बदली है? अगर राय नहीं बदली है तो आप लोग फिर इनके कहने पे संसद की विशेष बैठक क्यों बुला लिए? फिर आप मीडिया से ज्यादा तो गंभीरता आपने दी, आपने इन्हें ज्यादा गंभीर तरीके से लिया है। मैं निर्मला आपको लाना चाहता हूं, आप क्या देखती हैं कि क्या ये लोग जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इस नजरिए से देख रही है? अनशन का ऐलान कमेटी में मेंबर बनाया, बहुत ही अफसोस की बात है शकील भाई कि आम इंसान की कोई अहमियत नहीं है। अभी तक मैं ये समझ नहीं पा रहा शकील भाई, अभी तक आप लोग ये भी श्रेय देते हैं कि सिविल सोसाइटी के लोग आए, हम उनसे बात किए, उनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। बन के यहाँ बैठ रही है, आप आम इंसान नहीं है। अब आप आम इंसान नहीं है, आपका महत्व ही बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्यों कह रहे हैं कि अभी आई है तभी आई है? ताल्लुक क्या है? अच्छा है, ताल्लुक क्या है? कि हम नहीं हमें जानना चाह रहे हैं। महत्व ज्यादा है, भारतीय जनता बराबर है आपसे, कम बिल्कुल नहीं है शकील भाई। शकील भाई, जब आप बता दूं, मेरा रिलेटिव शकील भाई, सबका अपना अपना महत्व होता है, वक्त आता है, होता है, वक्त आता है, चला जाता है। आपका भूत क्या है, आपका भविष्य क्या है, इसके बारे में हम मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। बहस किसी और दिशा में चली जाएगी कि ये कौन है और हम कौन है। निर्मला, मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने, शकील भाई दे रहे हैं कि अब आपको जानने लगे, इसलिए शकील भाई एक सेकंड निर्मला, हमें जान, भारतीय जनता पार्टी ने भी क्या कांग्रेस के नजरिए से ही अन्ना के ऐलान को देखा क्या कि इन्होंने जल्दबाजी की है? क्योंकि आप स्टैंडिंग कमेटी जो बैठकें हो रही है उसमें आप भी शामिल हैं, तमाम तरह के दल शामिल हैं उसमें, क्या इसे आप भी देख रही हैं कि ये जल्दबाजी में किया गया फैसला है? मौका देना चाहिए था स्टैंडिंग कमेटी को अपना ड्राफ्ट लेकर आने के लिए, सामने आने के लिए। अन्ना क्यों ऐसे निर्णय ले रहे हैं उसके ऊपर तो हमें जानकारी नहीं है, और उसके ऊपर कमेंट भी करना उचित नहीं जो हुआ है उस पर। मगर स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी उनके अपने राय और कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी क्या करना है वो डेफिनेटली करेगी। और हमारे मकसद ये है कि डेफिनेटली लोकपाल एक सख्त कानून आए जिसके तहत करप्शन मिटाने के लिए एक अच्छा सा कदम हम आगे इस देश में रख सकते हैं। इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी में जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो टीम अन्ना के साथ पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन हुआ, उसको मन में रखते हुए डेफिनेटली हमारी कंस्ट्रक्टिव रोल रहेगी स्टैंडिंग कमेटी में, और हम भी उम्मीद रखते हैं कि इस सरकार विंटर सेशन में एक सख्त कानून ले आए। पर जो अनशन का ऐलान किया, क्या उसे आप जरूरी मानती हैं? ये एक्चुअली सरकार जवाब देना चाहिए कि क्यों अन्ना को कॉन्फिडेंस में आना मुश्किल हो रही है, क्यों इस सरकार के ऊपर अन्ना बार बार ऐसे बात बोलना जरूरी समझते हैं। ये सरकार तो इसके ऊपर जवाब देना है, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं इन डिसीजन की वजह से, या तो पहले एक डिसीजन लेते हैं बाद में उसको तुरंत बदल देते हैं, या चाहे वो तेलंगाना के मुद्दे हो, रामदेव बाबा के मुद्दे हो, अन्ना हजारे के मुद्दा हो, उनके सिस्टमैटिकली एक सोच विचार, एक लाइन ऑफ एक्शन ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रही मुझे। आज 2G के बारे में, वो लेटर के बारे में देख लीजिए, नहीं पीएमओ ने पैराग्राफ ऐड किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, ऐसे चर्चा बार बार हर विषय के ऊपर हो रही है। हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी से
इस गवर्नमेंट कंप्लीटली लॉस ऑफ डायरेक्शन की वजह से, लॉस ऑफ लीडरशिप की अन्ना को वजह भरोसा से नहीं हो रहा है। अन्ना को नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो रही है, जनता इस देश का भरोसा छोड़ दिए इस गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नेंस जीरो है। निर्मला कह रही हैं कि देखिए जब सरकार ने ऐसा माहौल बनाया है, हालांकि मैं शकील भाई के इस बात से सहमत नहीं कि कांग्रेस एकदम इस पूरे प्रकरण में मासूम है। दिग्विजय सिंह ने लगातार चैलेंज किया है और राजनीतिक विचारधारा के धरातल पे टीम अन्ना को चैलेंज किया है, उस पर हम आएंगे। टीम अन्ना को नहीं, अब उनके राय रखते जा रहे हैं, उसको अगर वो आपको भी चैलेंज करते हैं। नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी का राय वो नहीं है, अब तक सोनिया जी या तो कोई और उसको खंडन करते, कोई खंडन नहीं करते। दिग्विजय सिंह की राय कांग्रेस की राय है, जब तक वो पार्टी मेरा इसमें बिल्कुल एक नई बात मैं आज कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह की और टीम अन्ना की कोई हिडन एग्रीमेंट है, कोई अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। कि हम तुमको अटैक करें, तुम हम पर अटैक करो, हम लोग चर्चा में बने रहे, एक दूसरे को सहलाते। उससे पहले भी चर्चा में थे आप। एक मिनट, मैं असली बात जो दूसरी कहना चाहता हूँ, जो शाजिया की बात पर रिएक्ट करना चाहता हूँ। देखिए हिसार चुनाव में जाके जो स्टैंड लिया और आज जो अन्ना कह रहे हैं, ऐसे कई घटना, प्रशांत का जो स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि आपके पास क्लियर विजन नहीं है, आपके पास रोड मैप प्रॉपर नहीं है, आपके पास मैच्योर्ड लीडरशिप नहीं है, आपके पास कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है। इसलिए किसी ना किसी तरीके से आप समाचारों में बने रहने के लिए ये फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं, वरना जो वरना जी, क्या सरकार के बारे में बात कर रहे हैं आप या टीम अन्ना के बारे में? नहीं, ऑल दिस क्वालिटीज अप्लाई टू द गवर्नमेंट एंड आल्सो टू टीम अन्ना। Maybe, I don't know about that. हिसार चुनाव में आप बोलते हैं कि आप नेतृत्व का सवाल उठा रहे हैं। अगर नेतृत्व को हम एक नेता हर समय एक ही स्ट्रक्चर मानने जो ढांचा है उसी के नजरिए से क्यों देखें कि फलाने कुमार इसके नेता हैं तभी आंदोलन मानने की बात नहीं है। आप कहते हैं एक बार हिसार चुनाव में जाके आप एक स्टैंड ले रहे हैं, आज अन्ना कहते हैं नहीं हम सदाचार, तो शुरू से बात हो रही है। जयप्रकाश नारायण, विनीत का ये पॉइंट है, मुझे बात कहने दीजिए। जयप्रकाश नारायण के जमाने से लगातार सन 77 से हम लोग एक बात कहते आए हैं और बहुत सारे समाजवादियों ने, गांधीवादियों ने बात उठाई है कि सदाचारी लोगों के समर्थन में कैंप, और हम भी गए देश में, हमने कई बार कैंपेन किया, लेकिन सदाचारियों के लिए किया है। हमने ये नहीं कहा कि इसको दो इसको मत दो। तो कहने का मतलब ये कि आप बार बार तरह तरह की बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं इनकी बात को पूरी तरह खंडन करती हूँ। तरह तरह की बात हुई नहीं, हिसार पर एक क्लियर कॉल था, उसका रैशनल भी दिया, उसका तर्क भी दिया। और अगर अचिंतन की बात या कुछ आत्ममंथन कुछ भी दे सकते हैं, अगर बिल्कुल, अब सबको हक है, सबको हक है। चौटाला को जितवा दीजिए, बिश्नोई को जितवा दीजिए, क्या रैशनल? दूसरी बात मैंने एक और सवाल उठाया था प्रशांत भूषण की बात पर। उनके जो निजी व्यूज हमेशा से रहे हैं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया में इस्तेमाल हुए और उस पर उन पर लोगों ने विनीत जो कह रहे हैं कि जैसे हिसार की लाइन है, आज अन्ना हजारे ने कहा है कि मैं किसी भी कश्मीर पर आया नहीं है, अन्ना हजारे ने आज गलत इस्तेमाल किया है। तो आज अन्ना हजारे ने कहा है, एक इंप्रेशन देने की कोशिश, आज उन्होंने कहा है कि मैं लोक शिक्षा के लिए अभियान पर निकलूंगा अगर संसद ये बिल पारित नहीं करती है तो आने वाले 5 चुनावों में। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं कोई भी पक्ष और पार्टी का नाम ना लेते हुए सदाचारी लोगों को वोट दो, ये मैं कहूंगा। ठीक, आप लोगों ने जब आप 29 अक्टूबर को जब कोर कमेटी की बैठक की, तब वहां आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कागज में पढ़ रहा हूं, शकील भाई थोड़ा सा सुनिएगा। हिसार में हुई हार से कांग्रेस घबरा गई है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हिसार में जिसकी जीत हुई है वो भ्रष्टाचार के विरोध में है, ऐसा नहीं मानते हैं। हमारी कांग्रेस से कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन हम उनसे अपील करते हैं कि केंद्र में सरकार में होने के नाते जिम्मेदारी पूरी करें, नहीं तो शीतकालीन सत्र के बाद चुनावों में जाने वाले 5 राज्यों का मैं दौरा करूंगा। ये 30 अक्टूबर का ये लाइन है और 29 अक्टूबर का एक लाइन है जिसमें आपने ये कहा है कि हिसार में जो फैसला लिया गया वो सही फैसला था। और इसमें एक लाइन ये भी कहा गया कि ये पूरी तरह से अगर जन लोकपाल बिल पास नहीं होता है तो 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान आंदोलन इसी नीति को अपनाएगा। रवीश, इस बात हम कैसे माने, मतलब शकील अहमद तो नहीं मानेंगे, लेकिन कैसे जब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जवाबदेही कांग्रेस की है, कांग्रेस अगर पास नहीं करे तो कांग्रेस को वोट मत दो। हिसार में आपने टेस्ट किया ना? बिल्कुल, आप पत्रकार है, जो सब लोग समझते हैं, सब बात किया है। शीतकालीन सत्र में मानिए कि एक असरदार बिल नहीं आता है, या जिस तरह के पहले वाला धोखे वाला बिल था,
अन्ना हजारे नाम नहीं लेंगे, लेकिन दुनिया को तो पता होगा ना कि कांग्रेस ने पारित नहीं किया। तो जब जागरूकता भी फैलाएंगे या इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे 5 राज्यों में, तो वो अवेयरनेस बहुत क्लियर बात होगी। अवेयरनेस लिखा हुआ है नहीं, जो आप मतलब अटैच कर रही हैं, लेकिन हम मतलब अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कोई भी पक्ष और पार्टी का नाम ना लेते हुए, पर बहुत ऑब्वियस सदाचारी लोगों को बहुत ऑब्वियस बात है, तो हम सभी कहते हैं। क्योंकि अगर शीतकालीन, अन्ना ने ये भी कहा है कि अगर शीतकालीन सत्र में आ जाएगा, और ये बात उन्होंने कानून मंत्री से खुद कही और मैंने सुनी कि आप ले आते हैं तो आपके खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। ये स्वीकार करने में क्या संकोच है कि ये अब आप इस लाइन को स्वीकार कर रहे हैं कि चूंकि उस पॉलिटिकल लाइन को एक आलोचनात्मक नजरिए से देखा गया था, तो आप लोग उसको विड्रॉ कर रहे हैं, पीछे देखिए की पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, एक डिसीजन लिया, स्वीकार क्यों नहीं? इसका तर्क ये था कि क्योंकि कांग्रेस का दायित्व था, वो रूलिंग पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी भी है, दायित्व भी है, इसलिए कांग्रेस रिटर्न अश्योरेंस दे। पर लेकिन अगर उसका ये मायना निकाला जा रहा था कि हम लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अन्ना हजारे साफ कर रहे हैं कि हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार हम नहीं चाहते, हमारे पर ये तोहमत लगे कि हम भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। संतोष मेरे ख्याल से ये राजेंद्र सिंह क्यों अलग बिल्कुल नहीं, संतोष हेगड़े बिल्कुल साथ में, आपके कहने से अलग, राजेंद्र सिंह तो अलग हुए, राजगोपाल इससे अलग हुए, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कभी नहीं हिसार की बात कही। अन्ना हजारे ने जो आज कहा है कि वो किसी भी पक्ष का नाम नहीं लेंगे, किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, इससे पहले टीम अन्ना साफ साफ कह रही थी कि अगर आप पास नहीं करेंगे तो आप ही का नाम लेंगे कि आपको वोट ना देने के लिए। इस बदलाव को कांग्रेस कैसे देखती है? एक तरह से क्या ये डील है, कोई भीतर की बात है, या एक खुशी है कि इस लड़ाई में आपकी भी एक जीत हुई कि टीम अन्ना अब ये कह रही है कि वो कांग्रेस का विरोध नहीं करेगी? शकील। नहीं रवीश जी, अपनी बात कहने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि शाजिया को कहिए कि हम और विनीत जी उनके साथ में नहीं सोच में है, तो हम दोनों को वो बीच में बोल के डिस्टर्ब करना चाहती हैं। और निर्मला सीतारमण जी को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वो उनके हाँ में हाँ मिला रही है, इसलिए ये डिबेट का तरीका नहीं है। कहिए बीच में नहीं कहें, अपना जब समय आएगा तो जो बोलना चाहेंगे बोलेंगे, हमको भी बोलने दें। शुक्रिया इसके लिए, थैंक यू शकील भाई। के लोग सवाल का जवाब, शकील भाई शुक्रिया बहुत बहुत, शकील भाई अहमियत देने के लिए, सवाल का जवाब। तो सवाल का जवाब टीम अन्ना ने देर आए दुरुस्त आयत एक कहावत है हमारे यहाँ। देर से भी सही ये आया। हिसार में क्या हुआ? हिसार में कोई फर्क नहीं पड़ा अन्ना के कहने से, और सागर भ्रष्टाचार के विरोध थे जैसा कह रही है शादिया मैसेज में, तो सबसे ज्यादा वोट 1,09,000 वोट बढ़ा अजय चौटाला जी को, जिनको 2 महीना पहले भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीट हुआ है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो जीता है हम नहीं मानते कि वो लोग कह रहे हैं। नहीं, इस सवाल नहीं जीते हैं विष्णु। जो ये पॉलिटिकल लाइन चेंज हुआ है, शकील साहब इस पर जवाब दीजिए कि जो पॉलिटिकल लाइन चेंज हुआ है उसको कांग्रेस कैसे देखती है? आप खुश हैं कि ये लोग, पहले ये था अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा अंग्रेजी के अखबार में पूरा एक लेख लिखा कि वो लोग कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, उन्होंने अपनी बात समझाई कि आपकी गलती से बीजेपी को फायदा हो रहा है तो वो इसमें क्या कर सकते हैं। ये एक लाइन है। एक दूसरी ये लाइन है कि प्रशांत भूषण ने साफ साफ कहा रालेगंज में कि उन्होंने कभी आरएसएस से समर्थन नहीं मांगा। अगर कोई चला आता है रैली में या भीड़ में तो वो किसको रोक सकते हैं? पर इसमें मुझे एक सवाल करना है, आरएसएस को इतना अछूत क्यों माना जाता है? कांग्रेस मान सकती है ना, कांग्रेस उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी है। आरएसएस को हक नहीं अपनी बात कहने का? क्या वो लोग देशभक्त नहीं? नहीं, आरएसएस को बिल्कुल अधिकार है। जब आजकल वो बैन नहीं है, ये अलग बात है कि सरदार पटेल जी ने और 3 बार उसका बैन हो चुका है, आरएसएस आज बैन नहीं है। ये बात सही है, अधिकार है। मगर हम लोग इतना कहते हैं कि सिर्फ स्वीकार कीजिए कि हमारा समर्थन उनका था, और यही कहा है सब लोगों ने। मोहन भागवत जी ने लिखा के कहा, भाषण किया कि हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। यही हम लोग विचार हैं। निर्मला को रवीश आपने पूछा है, हमने पहले ही कहा कि टीम जो लाइन चेंज की बात की, समर्थन देने का पहले ही और कहा। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने भी, देवबंद ने भी सपोर्ट किया है, जस्टिस ससर का नाम आप जानते होंगे, उन्होंने भी सपोर्ट किया है, प्रशांत भूषण ने भी सपोर्ट किया, मेधा पाटकर ने। और हम सब लोग आरएसएस के सेम मैनेज नहीं है। अगर आरएसएस ने सपोर्ट किया अच्छी बात है, सवाल है आपने क्यों सपोर्ट किया? पर सवाल मैं पूछ रही हूं, आपने क्यों सपोर्ट किया इतनी अच्छी बात का? सवाल ये है, इसका जवाब दीजिए शकील भाई। अगर एक मिनट शकील भाई अब आपको सुनना पड़ेगा। निर्मला कुछ कहना चाहती? हाँ, आरएसएस अन्ना को सपोर्ट कर रही है ना कर रही है, ये चर्चा एक विषय है। आखिर कांग्रेस कहां है इस लड़ाई में?
किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सिर्फ उनसे एक बात पूछना चाह रही हूं कि बार बार हम उठाते रह रहे हैं ये बात, आप दोबारा बोलेंगे कि कर्नाटका में क्या हो रही है। कल तक जो हुआ, आपका हुआ, हमारे हुआ, एक मिनट, विल कीप इट असाइड। आज का एक डेवलपमेंट में आपके इस चर्चा में ले आने के लिए कोशिश कर रही हूं। केरल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक मंत्री श्री बालकृष्ण पिल्लई को रिगरस इंप्रिजनमेंट 1 साल का हुआ करप्शन के मुद्दे में। आज 1 नवंबर केरला फाउंडेशन डे है, जैसे आंध्र प्रदेश में स्टेट का फाउंडेशन, हरियाणा का भी है, ठीक है। आज रिहा होने वाले प्रिजनर्स का लिस्ट में बालकृष्णन पिल्लई का नाम क्यों है? अगर आप लड़ाई करप्शन के खिलाफ सचमुच कर रहे हैं, एक मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन मिला उनका, 1 साल करप्शन के केस में, ही इज गॉट टू बी इन द प्रिजन अंडरगोइंग रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। अगर आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं, आज रिलीज्ड प्रिजनर्स के लिस्ट में इनको कैसे रिहा कर रहे हैं आप? आपके कमिटमेंट क्या है करप्शन के खिलाफ? जबकि नॉट इवन ऑन गुड कॉन्डक्ट इनको रिलीज हो सकता है, क्योंकि 1 महीने पहले प्रिजन रूल्स के खिलाफ यही आदमी मोबाइल फोन का मिसयूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट निर्मला, एक तरफ से आप जो अन्ना ने जो अपनी लाइन बदली है इस लड़ाई में, क्या इसमें एक दिग्विजय सिंह का असर आपको नहीं दिखता? लगातार इस लाइन पे चले कि आरएसएस का सपोर्ट है, बीजेपी का सपोर्ट है, अब अन्ना कह रहे हैं कि भाई हम अब किसी को सपोर्ट नहीं करने वाले। एक बहुत मजाया बात है ये। एक आर्टिकल में मैं पढ़ रही थी कि अगर आरएसएस कहता सब वेजिटेरियन हो जाए तो क्या सारी सब्जियां जो है वो सांप्रदायिक हो जाएंगी? तो ये वही बात है। शकील, शाजिया आपसे पूछ रही हैं कि कल को आरएसएस अगर शाकाहार को सपोर्ट कर दे तो क्या सब्जियां सांप्रदायिक हो जाएंगी? नहीं, आरएसएस तो शाकाहार को सपोर्ट ही करती है। शादिया को ये बात मालूम होनी चाहिए। अभी नई नई जान पहचान है तो थोड़ा देर में जानेंगी। आरएसएस शाकाहार को सपोर्ट करती है। जवाब नहीं देंगे आप? एक उदाहरण के नाते इसको ले लीजिए ना। पर ये जवाब नहीं देंगे तो पॉलिटिकल लाइन चेंज हुआ है, उनको नहीं मालूम है। अभी जान पहचान होगी तब पता चल जाएगा कि आरएसएस शाकाहार को सपोर्ट करती है कि आपका नयापन दिखाने के लिए। कहने में थोड़ा बुरा लगेगा, शाजिया एकदम बीच में मत इंटरप्ट करना। जिस तरह हिसार में निर्णय लिया, उत्साह के अतिरेक में कि हम कुछ भी करें, हमको स्वीकारता है क्योंकि इस वक्त देश हमारी बात कर रहा है, लेकिन जब सब तरफ से अटैक हुआ कि गलत था, इमोरल था, सही लाइन नहीं थी, तो इंट्रोस्पेक्शन। और कोई हर्ज भी नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कहते थे कि बार बार उन्होंने विचार बदले। एक प्रोसेस होता है, सोशल प्रोसेस, आप बदलते हैं, अनुभव से सीखते हैं। नौजवान लोग हैं, कोई इतना डिस्काउंट दिया जा सकता है। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो एडवांटेज है वो ये है कि ऑर्गेनाइज तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे को सामने रखा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस ग्रुप का। हालांकि अभी ये राजेंद्र सच्चर की बात कर रही थी, बड़े सम्मानीय, एक तरीके से पारिवारिक संबंध वाले हमारे व्यक्ति हैं, पर जब मैं चीफ जस्टिस आनंद के स्कैम्स लेके लड़ रहा था अकेला, तो उनको बचाने वालों में राजेंद्र सच्चर थे। नहीं, अब इसका जवाब देखिए, मेरे पास भी सारे तथ्य नहीं, इसको रहने दीजिए। मतलब जिसका वो अगर ना रहे, लेकिन वो आरएसएस के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं कि भाई आरएसएस सच्चर साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मगर मैं बात कह रहा हूं कि अपनी कन्वीनियंस से आदमी किस स्टैंड पर समर्थन करते हैं और किस स्टैंड पर नहीं करते, ये भी बहुत एक पूरी हिस्ट्री देखी जा सकती है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कब कब कौन कौन कहां खड़ा रहा है पिछले 20-30 सालों में। इससे बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। एक मिनट, अभी जो आप बात करें कि जो स्टैंड चेंज हुआ है इनका पॉलिटिकल, ये इसीलिए हुआ है कि इनको लगा कि गलत डिसीजन हो गया था। और जो मैंने पहले कहा कि ये जब दिग्विजय सिंह की इनकी जुगलबंदी चल रही है और अननेसेसरी देश का टाइम खामखा खराब किया जा रहा है बेकार की बातों में, फोकस मुद्दों पर आप भी कह रही हैं। बिल्कुल, टीम अन्ना और दिग्विजय सिंह एक दूसरे से मिले हुए हैं। नहीं, मैं इसीलिए बिल्कुल कह रही हूं कि दिग्विजय अननेसेसरीली गवर्नेंस के मुद्दे के ऊपर चर्चा ना होने देने के लिए बार बार ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जिससे किसी का फायदा नहीं है। दिग्विजय से इतनी समस्या क्यों है लोगों को? डिस्ट्रैक्टिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम आंसरिंग। वो राजनेता है, क्या दिग्विजय के अलावा बाकी राजनेता चुप तो नहीं हो गए? सारे लोग बोल ही रहे हैं। मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह बीजेपी की मदद कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से सवाल अगला आपका ये होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह बीजेपी के प्लान डी हैं जी। पर इसमें इस राजनीतिक लाइन में एक तरह से शकील भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दिग्विजय सिंह की लाइन का असर है? आप लोग इसे देखते हैं जिसकी वजह से पार्टी से ज्यादा उन्होंने एक व्यक्ति के रूप में, और पार्टी का ही विचार होगा उनका जो लाइन लिया संघ और बीजेपी का,
तो अन्ना ने अपनी लाइन बदली है? देखिए मैंने पहले भी कहा कि देर आए दुरुस्त आए, देर से ही अन्ना सही रास्ते देर आए या दुरुस्त लाए गए? देर आए या दुरुस्त करके लाए गए? कह रहा अब तो वो अन्ना बताएंगे या उनके टीम के मेंबर बताएंगे, लेकिन ये बात सही है कि अगर यही पहले कर लेते हिसार के, तो इतनी टीम अन्ना की बदनामी और इतना उनको क्रिटिसिज्म नहीं होता अगर हिसार के पहले कर लिए होते तो। और फिर मैं याद दिलाता हूँ कि शादिया ने फिर निर्मला सीतारमण जी को इंटरप्ट नहीं किया। आप बोलिए। हमारी बात नहीं सुने लोग, इसलिए डिस्टर्ब कर रही हैं। आप पे वो आरोप लगा रहे हैं कि आप नहीं बोलने दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से जो बात थी वो बताई। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि श्री जो कई श्री हैं, श्री रविशंकर वो यात्रा करेंगे। उन्होंने यात्रा शुरू कर दी और कहा कि आरएसएस का सपोर्ट है, तो आरएसएस ने कहा कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। कहा विश्व हिंदू परिषद का सपोर्ट है, तो विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हम धन्यवाद देते हैं। 20,000 लोगों को निर्मला ये जो बात है, खिलाया मैदान में, आपने अपनी बात कही। क्या दिग्विजय सिंह ने गलत कहा? क्या गलत कहा दिग्विजय सिंह ने? लगता है कि बाल ठाकरे और दिग्विजय सिंह मिले हुए हैं। ये आप जवाब दीजिए। हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इस बात को, हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। हम भी कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के सांसद है मोहन सिंह, उनका बयान मैं चलाना चाहता हूं, फिर मैं इस बहस को उन हिस्सों पर ले जाना चाहता हूं जिसे लेकर तनाव हो सकता है आने वाले दिनों में। जो विवादास्पद मुद्दे हैं उस पर भी बात कर लेना चाहते हैं। पहले मोहन सिंह ने और अंबिका सोनी ने क्या कहा सुन लेते हैं। ये सरकार ने एक बार नहीं कई दफा अपनी कमिटमेंट व्यक्त की है, तो फिर बार बार चेतावनी देने का अर्थ क्या है, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। सभी दलों का संसद के ऊपर दबाव है कि इस विधेयक को आप पारित करिए जितना जल्दी हो सके। तो आप इसके लिए अन्ना हजारे डंडा लेकर खड़े रहें तो क्या कोई गाय भैंस है क्या हिंदुस्तान के संसद के सदस्य कि उनको अपने लाठी डंडा से ये दौड़ाते और हाँकते रहेंगे? ये प्रवृत्ति मैं समझता हूं ठीक नहीं। बड़े सोचने समझने वाले नेता हैं, खांटी नेता हैं मोहन सिंह। वो कह रहे हैं गाय भैंस समझ लिया आप लोगों ने संसद को, जब भी मीटिंग होती है डंडा लेके दौड़ जाते हैं आप लोग। पहले तो मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में सब मांसाहारी हैं? इस बात का शकील भाई से सवाल पूछना चाह रही थी क्योंकि उन्होंने शाकाहारी वाली मेरी बात पर। मैं ये कहना चाह रही हूँ अगर कुछ मंथन हुआ है और अगर अन्ना कह रहे हैं कि किसी पार्टी पर वो का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो दौरा करेंगे और अनशन करेंगे तो जाहिर है प्रोटेस्ट के तौर पर करेंगे कि बिल नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट जन लोकपाल बिल के लिए और एक असरदार बिल के लिए तो बना रहेगा। नहीं कर रहा उनका कमिटमेंट, लेकिन लाइन तो बदली है ना उन्होंने। जब वो साफ करें मैं किसी पार्टी या किसी पक्ष का नाम नहीं लूंगा, इससे पहले किसी पार्टी या पक्ष का नाम लिया गया था। पार्टी का नाम नहीं लेंगे लेकिन उसके जगह जगह जाके जागरूकता फैलाएंगे। ये इंटरप्रिटेशन है और आप अलग इंटरप्रिटेशन कर रही हैं। आप अलग इंटरप्रिटेशन कर रही हैं। जो अन्ना ने लिखा है उससे कहीं ज्यादा की, हालांकि जो वो लाइन ली है वो ठीक लाइन है, यही लाइन होनी चाहिए, यही लाइन होनी चाहिए आप कह रहे हैं निर्मला। लेकिन आप इतने बड़े आलोचक नहीं है जितना हम सोचते थे। शकील आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अन्ना का अगर इलेक्शन पे असर होता और अन्ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हिसार में मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 1,09,000 वोट, सबसे ज्यादा वोट अजय चौटाला जी को बढ़ा है। तो अन्ना के अगर भ्रष्टाचार का संदेश हरियाणा और हिसार के लोग समझते तो अजय चौटाला जी को सबसे ज्यादा वोट नहीं पड़ता जो चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आप कहते हैं 122 करोड़ लोग हमारे साथ हैं और सारा देश हमारे साथ है, से 1,10,000 लोग चौटाला जी के साथ हो। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करें? निर्मला, क्या बीजेपी भी इस बेसब्री से इसका इंतजार कर रही है कि ये बिल जो है इसी सत्र में पास हो जाए? क्या आपका भी उसी तरह से दबाव रहेगा सरकार पर जिस तरह से अन्ना का है? या अब आप लोगों ने, जब अन्ना आपको कोई क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है, लोग आपके साथ को लेकर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल लाइन ले रहे हैं कि हमारा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, आप आ जाएंगे तो ठीक है, लेना देना नहीं, इसका मतलब एक पॉलिटिकल लाइन की संभावना तो बनी हुई है। एक पॉलिटिकल पार्टी और प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के नाते जो भी कदम उठाना है और पार्लियामेंट में हमारे रोल रहना है, स्टैंडिंग कमेटी में कितना एक्टिव तरीके से इसमें पार्टिसिपेट लेना है, ये सब भारतीय जनता पार्टी पूरे कंस्ट्रक्टिव रूप में करेगी। इस बार अगर अनशन होगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस तरह से सकारात्मक रूप से मदद करेगी? करप्शन के खिलाफ जब भी लड़ाई होगी हम साथ में रहेंगे, किसी का साथ भी देंगे।
मगर बात यह है कि चाहे आज श्रेय मिले कांग्रेस या ना मिले, चाहे क्रेडिट मिले या ना मिले, नहीं क्रेडिट के विषय नहीं है इधर। करप्शन के खिलाफ गवर्नमेंट से ऐसे कॉन्फिडेंस दिलाने वाले कदम आज तक नहीं हुआ। और ब्लैक मनी के खिलाफ आज भी आप देख रहे हैं कि 700 नाम पहुंचने के बाद भी 50 के ऊपर सेलेक्टिव रैंडम सर्चेस हो रही है। पूरे 700 को निकालने दे दिए ना, वो नहीं करेंगे। लिक्टेनस्टाइन बैंक से जो लिस्ट आया उसमें भी पार्शियली डिस्क्लोज कर रहे हैं। इनका कवर अप के मामला आज तक खत्म नहीं हुआ। भ्रष्टाचार को प्रोटेक्शन करने वाले मामला में केरल के उदाहरण दिए आपको। इसीलिए कांग्रेस सरकार से उम्मीद रखना, शकील विश्वसनीयता आपकी बहुत कम हो गई है। ये आरोप लग रहे हैं कि एक तो आपकी बातों से, हाँ आप कुछ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शकील भाई तो जो बोलेंगे अपने डिफेंस में बोलेंगे, पर मैं कुछ दूसरी बात कहना चाहता हूँ। निर्मला बहन कह रही हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई जब जब होगी भाजपा उसके खिलाफ खड़ी होगी। दूसरी बात कह रहे, आपने जो कहा कि सब क्रेडिट नहीं मिल रहा तो अन्ना के अनशन में आप समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? समर्थन ये फिर भी करेंगे, क्योंकि उस समर्थन करने से पॉलिटिकल मकसद हासिल हो रहा है। जिस तरफ जब अनशन होता है, जैसे शाजिया बार बार कहती हैं कि जब भी इस तरह का आंदोलन अनशन होता है तो कांग्रेस डिस्क्रेडिट हो रही है, और कांग्रेस डिस्क्रेडिट हो रही है तो बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है। वो तो दिग्विजय सिंह जब भी ये आरएसएस बीजेपी का लिंक का सवाल उठाते हैं तो ये डिस्क्रेडिट हो रहा है। करेक्ट। अब लेकिन पूरा एक कंफ्यूजन तो गोल गोल घूम रहा है। तो होते ही तो राजनीति है। अगर एक बड़ी पार्टी उसका फायदा डिफॉल्ट बेनिफिशियरी तो बीजेपी होगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी है। इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो बड़ी आसान सी बात है। जहां तक रही आपकी एडवांटेज लेने दे रहे हैं, ये भी तो सवाल है ना। ठीक है, वो कांग्रेस की समस्या है, वो हमारी समस्या नहीं है। नहीं तो मैं दूसरी बात यह है कि जो ये कहती है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, मैं बार बार हर बार जब भी डिस्कशन में कहता रहा हूं कि भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ता ही नहीं देश में अगर भाजपा ने शुरू से नैतिकता के रास्ते पर चली होती। इस हजारों उदाहरण हैं पूरे पिछले 25, 30, 50 साल के। उस जब भी लोगों ने बीजेपी के कारण अपोजिशन में 50 साल की निर्मला जी अपोजिशन लीडर थे बीजेपी के। विनीत जी आप कहां ले जा रहे हैं बात को? 50 साल की क्यों हमारे मैं एक बात ले जाना चाहता हूं। 1995 में पहली बार राजनेताओं के घर भ्रष्टाचार के छापे पड़े। आप जैन घोटाला की तरफ नहीं, उस तरफ नहीं ले जा। उसके पहले क्या घोटाले नहीं हुए थे कांग्रेस सरकार के? और भाजपा के नेता विपक्ष में नहीं थे क्या? और जब एनडीए सरकार में थी या जिन राज्यों में सरकार में भाजपा पे रही है, ऐसा ये कहना कि हम हमेशा भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, ठीक नहीं है। मुझे लगता नहीं, मुझे शाजिया एक खबर है, उत्तराखंड में लोकपाल बिल पास हो गया वहां पर, ठीक है, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया है। तो क्या ये काफी नहीं है कि कांग्रेस पर भरोसा किया जाए कि जब वो राज्यों में विरोध नहीं कर रही है तो वही उसकी राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी होगी? हमें तो बहुत उम्मीद है और बहुत अच्छी खबर है, और हमें लगता है कि शीतकालीन सत्र में वाकई में अच्छा बिल आएगा। और हमें लगता है फिर अन्ना की जो टीम है, फिर ये पहले से दबाव तनाव की भाषा क्यों? तनाव की भाषा क्या? 3 या 4 नवंबर को स्टैंडिंग कमेटी में बात कर अगर अन्ना कह रहे हैं कि उनका रुख देख लेती, फिर आप लोग हंगामा करते। अभी आपने कहा कि उन्होंने लाइन बदली है, कांग्रेस को नहीं कह रही, और अब ये अन्ना ने ये भी कहा कि वो अनशन करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर वो अपना मकसद और रोड मैप सामने रख रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा, स्ट्रैटेजी इस तरह की कुछ रहेगी रणनीति, कोई हर्ज नहीं है, कोई धमकी नहीं है। और ये बहुत बहुत क्लियर है। अगर शीतकालीन सत्र में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह खैर सल्ला। हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, राइट टू रिजेक्ट पर और चीजों पर काम करें, कंसेंसस करें, टीम अन्ना थोड़ी सबैटिकल ले और चीजों पर काम करे, और बहुत अच्छा कानून है का है, और हम उम्मीद करें कि उससे फायदा हो। आप देखिए पॉलिटिकल करप्शन को एक इंडिपेंडेंट सीबीआई बॉडी हो, एसआईटी हो, आप जन लोकपाल बिल की बात अगर की जाए, आप देखिए सिटीजन चार्टर बने, सबका फायदा हो। मेरे ख्याल से उस पर बात करनी चाहिए। राज्यों ने बनाना तो शुरू किया है, राज्यों ने बनाना शुरू किया है। मेरे ख्याल से यूएन कन्वेंशन के रैटिफिकेशन के समय भी 2 शर्त लगा के, कंडीशन लगा के रैटिफिकेशन करके आई है सरकार। सो भरोसा के बात अगर कर रहे हैं सीबीआई के इंडिपेंडेंस के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर में करप्शन के ऊपर, ये सब विषयों में भी सरकार। शकील साहब अभी खबर आ रही है, फ्लैश चल रहा है एनडीटीवी इंडिया पर कि उत्तराखंड में लोकायुक्त बिल पास हो गया, फिर अब बीजेपी वालों ने बाजी मार ली। हालांकि आपकी पार्टी ने भी वहां विरोध नहीं किया है, तो ये मान लिया जाए कि ये लाइन आगे चलेगी राष्ट्रीय स्तर पर भी? नहीं रवीश, उसमें एक मजेदार बात बताते हैं। आज ही के सब अखबार में बयानात हैं कि वो बिल बिल्कुल जन लोकपाल जो अन्ना का है उसकी कोई बात उसमें नहीं है, एक तरह से उसके विपरीत बिल है। नहीं, आज ही के अखबार में सारा बयान आया है। नहीं शकील जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस बिल के आधार पर ही वो बिल पास हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब एक राज्य, एक सेकंड,
जब एक राज्य सरकार इतने कम समय में बिल लाकर पास कर सकती है, तो इसका मतलब एक नजीर अब आपके सामने है। भले ही वो बीजेपी के सरकार द्वारा लाया गया विधेयक हो, जो कानून बन गया आज उस राज्य में, कि आप लोग भी इस बिल को ला सकते हैं। अभी 20 दिन बाकी हैं, 18 दिन बाकी हैं 22 नवंबर में। नहीं, राजस्थान में करिए ना, कहीं हरियाणा में करिए ना। सरकार उसके लिए कमिटेड है। हाँ। लेकिन लोक आयुक्त तो राज्यों में यहाँ पहले से है। येदियुरप्पा जेल में है लोक आयुक्त ही की वजह से। इधर राजकुमार चौहान भी है भैया, बनने नहीं दे रहे हैं, बनने नहीं दे रहे हैं। 8 साल से लोक आयुक्त तो राज्यों में है ही है। ये तो राजकुमार चौहान अभी तक उत्तराखंड में नहीं था। तो लेकिन उत्तराखंड में आपकी कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया है। हाँ, सही है, नहीं किया है, नहीं किया है। लोकायुक्त राजकुमार चौहान के ऊपर हम ये मान लें कि जो जन लोकपाल बिल का प्रारूप है, मसौदा है, उसे आप राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी स्वीकार करेगी, वरना वहां पर विरोध करती है आपकी पार्टी उसके प्रावधानों को लेकर। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी से आएगा। सरकार कमिटेड है कि जो स्टैंडिंग कमेटी प्रस्ताव देगी सरकार उसमें सहमत होगी। ये बात सरकार ने पहले भी कही, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा है। अच्छी बात है शकील भाई, आपके मुंह में घी शक्कर। पर शाजिया, ये बात शकील अहमद आज कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं, पास करेंगे। रवीश ये कह रहे हैं, पर रोज आना अटैक हो रहे हैं। आप रोजाना देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह नई नई बातें लेकर आ रहे हैं, तो ये हम लोग से आपको सरकार के मंशा पर शंका हो रही है। कोई नई बात नहीं कही है दिग्विजय सिंह। तो ये लोग दोनों बातें कर रहे हैं, दोहरी नीति चल रही है, गुड कॉप बैड कॉप चलता है लगातार, और रोजाना वो सब सवाल उठाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, हमें जवाब देना पड़ता है। हम जन लोकपाल की बात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है दिग्विजय सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी में ही है ना, किसी और पार्टी में तो है नहीं वो। रिएक्शन में कहा है, जो कहा है वो अब तक तो वही पे है ना वो। दिग्विजय सिंह जी की सारी बातें सही साबित हुई है, आपकी बातें गलत हो रही है। आपको लगता है कि इस बार अनशन की नौबत नहीं आएगी? दोहरी बात करते हैं शकील भाई आप। भगवान करे नहीं आए, खुदा करे नहीं आए, अल्लाह करे नहीं आए, इसलिए कि गवर्नमेंट सरकार करे कि हम लाएंगे बिल, और उसके बाद भी लेकिन एक बच्चा रोज की तरह कहे कि हमको समय से पहले अभी ही चांद दिन में ही दिखा दो, दिन में ही चांद दिखा दो, दिन में ही चांद दिखा दो, तो लोग क्या करेगा उसके बारे में? उसको सिवाय कि कुछ लेमन जूस देके, कुछ बहला के, कुछ फुसला के चुप कर सकता है। पार्लियामेंट का समय तय है, पार्लियामेंट 22 से चलने वाला है, पार्लियामेंट में कमिटेड है सरकार के हम लोकपाल बिल लाएंगे। अब रोज आप झुनझुना बजा रहे हैं तो उससे क्या करेगा कोई? झुनझुना बजा रहे हैं आप रोज, अगर दिग्विजय सिंह कुछ बजाते हैं तो डमरू बजाते हैं, दिग्विजय सिंह डमरू बजाते हैं रोज। दिग्विजय सिंह ऐसा लग रहा है कि डमरू बजाते हैं, हमें झुनझुना बजाना पड़ता है। अगर ये आरोप ये लगता है कि अन्ना मीडिया के अन्ना है, तो मीडिया के दूसरे अन्ना है। जब तक उनके प्लानिंग बोर्ड और एडवाइजरी बोर्ड में मध्य प्रदेश में थे, दिग्विजय को कुछ दिक्कत नहीं था। हाँ, सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम में दिग्विजय सिंह कितने भी मध्य प्रदेश में किए, तब तक आरएसएस के एडवाइस उनका कुछ नहीं मिला। दिग्विजय सिंह खुश हो रहे होंगे कि वो जो बोलते हैं वो पॉलिटिकल लाइन होती है, लेकिन हम ये देखेंगे और आगे भी नजर रखेंगे इस मुद्दे की बारीकियों पर कि टीम अन्ना किस तरह से एकजुट रह पाती है, उसका संविधान कैसा बनता है, जो उस पर आरोप लगे हैं उन आरोपों के बाद इस टीम में किस तरह से बदलाव होता है, और अनशन की बात को लेकर सरकार किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया आगे दिखाएगी। 3 और 4 नवंबर को भी साफ होगा कि स्टैंडिंग कमेटी में सरकार ने उन तमाम मुद्दों को, प्रधानमंत्री को शामिल करने के लिए, जो निम्न स्तरीय लोकशाही है, नौकरशाही है, उसको शामिल करने के लिए, न्यायपालिका को शामिल करने के लिए, और संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो तमाम मामले हैं उस पर सरकार की क्या राय होती है, अलग अलग लोगों की राय। अब ये बातें सामने आनी शुरू होगी तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो मसला है अब वो इसके प्रारूपों, प्रस्तावों की तरफ जाएगा। और इसी के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया। लेकिन एक और जाते जाते बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान ने टीम इंडिया के आंदोलन को अच्छा कहा है। बहुत अच्छा मोमेंट है, लेट्स स्टिक टू इट। पूरी इंडिया की प्रॉब्लम्स मुझे मेरे ऊपर मत डालिए। इट्स अ बिट डिफिकल्ट। 30 साल का हूं मैं, काफी टाइम है, अभी फ्यूचर में क्रिकेट खेल रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सब जगह छठ पूजा की धूम मची हुई है। उसकी कुछ तस्वीरों के साथ आपको भी छठ पूजा की बधाई। नमस्कार।